नीट की इस सीरीज के अंदर आज का टॉपिक हमारा है सम कॉमन टर्म यूज इन केमिस्ट्री। सम टर्म्स यूज इन केमिस्ट्री, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंदर हम कौन कौन सी टर्म पढ़ने वाले हैं। एक तो पहले नंबर पे है मास, दूसरे पे है वॉल्यूम, नंबर 3 पे है वेट, नंबर 4 पे है डेंसिटी, नंबर 5 पे है टेम्परेचर। और ये 5 टर्म जो है मेनली इस्तेमाल होंगी। टर्म तो और भी होंगी, लेकिन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 11th क्लास के हिसाब से ये 5 टर्म उस यूनिट के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हमें देखना है। सबसे पहले हम मास के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर। ये सीक्वेंस हमारी रहेगी। सबसे पहले जो टर्म है मास का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट उसके अंदर होता है। किसी भी कंपाउंड ले लेते, कोई भी हम वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, मैटर ले लेते हैं, कोई भी हम मटेरियल ले लेते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मास बोलेंगे। तो कहने का मतलब मास का मतलब यहाँ पर ये है, मास का मतलब यहाँ पर ये बनेगा, इट इज द amount of matter present in any material। किसी भी मटेरियल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम मास बोलते हैं। और ये जो मास की क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम खुद का एग्जांपल लेते हैं, तो मेरा जो मास अगर हम मेज़र करेंगे तो वो अर्थ के ऊपर भी वही रहेगा, मून के ऊपर भी वही रहेगा, जुपिटर्स के ऊपर भी वही रहेगा, सैटर्न के ऊपर भी वही रहेगा। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, आपका जो मास है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो मास है, अब उसको निकाला कैसे जाए, यानी हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर निकालना चाहें, तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस जो है वो इसको मेजर करता है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि जो मास की ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। वो हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा था कि मास को हमेशा किलोग्राम के अंदर मेजर करेंगे और किलोग्राम के हिसाब से इसको मेजर किया जाएगा और इसकी मैटर के अमाउंट को निकाला जाएगा। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी मटेरियल के अंदर, ये कांस्टेंट रहता है, इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। इसको मेजर करने का तरीका जिस डिवाइस के अंदर होता है उसको हम बोल देते हैं एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड रहता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो जिस स्टेप से क्या करता है वो इसको इस्तेमाल करता है। आप कोई भी चीज़ लेते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अपने मास को निकालना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना मास होता है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, किसी भी एनालिटिकल बैलेंस या तराजू के ऊपर खड़े होते हैं। जैसे हम उस पर खड़े होते हैं, हमारा वेट उस पर काम करता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, वेट एक प्रकार से फोर्स होता है जो ग्रेविटी के द्वारा लगता है।
तो वो उस बैलेंस के ऊपर लगेगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, फोर्स मैनेजमेंट होगी। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फोर्स मैनेजमेंट होगी। आपके फोर्स को मैनेज किया जाएगा सबसे पहले, कि आपने उस तराजू के ऊपर, उस एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर कितना फोर्स लगाया है। उसके बाद क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है आपके फोर्स को स्टडी करने के लिए, और उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का सिस्टम होता है, वो क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है उसके ऊपर, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। जितना वेट होगा उतना ही अपोजिट फोर्स लगाएगा, और उस रीडिंग के हिसाब से क्या होगा, वो वहाँ पर नंबर 2 स्टेप में क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन। यानी आपका जो वेट का सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर ये बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से ये मेजरमेंट होती है। तो पहले स्टेप में फोर्स मैनेज किया गया, दूसरे में उसी फोर्स, उसी वेट के अपोजिट में एक करंट ने वहाँ पर फोर्स जनरेट किया उसको बैलेंस करने के लिए। नंबर 3 पे क्या होता है, उसमें कैलिबर सिस्टम होता है, कैलिब्रेशन। अब वो उस वेट का इस्तेमाल करेगा, वो आपके इलेक्ट्रिक करंट और मास के बीच में एक रिलेशन होता है, वो डिवाइस के अंदर ही होता है, बैलेंस के अंदर ही होता है, तराजू के अंदर ही होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट और मास के बीच में एक रिलेशन पैदा कर देगा, इसी को कैलिब्रेशन पावर बोलते हैं। ये हर एक इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं बैलेंस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसको एक्यूरेटली क्या करेगा, वो मेजर करेगा। नंबर 4 पे क्या होगा, उसको डिस्प्ले पे शो कर देगा, डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले कर देगा और उस मीटर के ऊपर, जो मीटर उसके ऊपर लगा होता है, और आपको एक्यूरेट मास की मेजरमेंट दे देगा कि इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, कह लो मैटर के अंदर, कोई भी मैटर हम लेते हैं उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस के अंदर, उसको आपको बता देगा। तो 4 बेसिक स्टेप्स में काम करता है, फोर्स मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन, तीसरा कैलिब्रेशन, एंड फोर्थ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा आपका, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद नंबर 2 पे हमारा जो मेथड आता है, नंबर 2 पे हमारा आता है वेट। सबसे पहले मास का जिक्र था, वेट का जिक्र करेंगे। वेट क्या होता है, वेट एक प्रकार से वेट एक प्रकार से क्या है, वेट एक प्रकार से फोर्स है जो जनरेट हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो है वो क्या है, एक प्रकार का फोर्स है जो क्या होता है, जनरेट होता है उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से। ग्रेविटी कितना खींच रही है उसको अपनी तरफ, उस मेजरमेंट को क्या बोल देते हैं, वेट बोल देते हैं। तो वेट क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। और वेट का जो फॉर्मूला है, वेट को हम निकालते हैं मास इंटू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। तो मास हमने पीछे पढ़ा है, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटी, हमारे अर्थ की ग्रेविटी जो है वो 9.8 है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटी जो फोर्स है, ये हर प्लेनेट का अपना डिफरेंट फोर्स होता है। अभी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आपकी ग्रेविटेशन यूनिट आएगी, वहाँ पर डिटेल में इसको स्टडी किया जाएगा। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 है, और ग्रेविटी ऑफ मून की अगर बात हम करता हूँ, मून की बात करता हूँ, तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट 6 टाइम 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ है मून की ग्रेविटी। यानी मून पे जो फोर्स जनरेट होगा वो 9.8 के हिसाब से खिंचाव पैदा होगा, सॉरी अर्थ पे जो खिंचाव पैदा होगा वो 9.8 के हिसाब से, एक्सेलरेशन के हिसाब से पैदा होगा, और मून के ऊपर 1.6 के एक्सेलरेशन के हिसाब से वो खिंचाव पैदा होगा। जहाँ खिंचाव कम है वहाँ उसका वेट क्या रहेगा, कम रहेगा, और जहाँ खिंचाव ज़्यादा है वहाँ पर उसका वेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो प्लेनेट टू प्लेनेट ये वेरी करता है। तो वेट जो है वो कभी भी कांस्टेंट
नहीं होता, मास कांस्टेंट होता है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, वो 10 किलोग्राम मास का एक कोई सब्सटेंस है, 10 किलोग्राम मास उसके अंदर है और हमें उसका वेट निकालना है अर्थ के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स को न्यूटन के अंदर इसको लिखा जाएगा। तो वेट वहाँ पर कितना होगा, 98 न्यूटन वेट वहाँ पर काम करेगा, वहाँ पर वेट 98 न्यूटन फील करेगा वो इंसान। अगर वही वेट वही मास अगर मान लीजिए मून के ऊपर है तो 10 इंटू 1.6 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 16 न्यूटन के आसपास क्या करता है वो उस वेट को फील करेगा। तो यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। तो अगर मून की बात हम करें तो मून के ऊपर जो वेट होगा वो क्या होगा, 10 किलोग्राम मास इंटू 1.6 ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, जो क्या बोलते हैं वेट है, वहाँ मून के ऊपर ये वेट फील किया जाएगा। तो ये में ध्यान रखना है कि वेट और जो मास हैं वो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं और उन दोनों को हम जो है अलग अलग तरीके से मेजर करेंगे। तो पूरी फिजिक्स में, पूरी केमिस्ट्री में इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब आप मास और वेट से डील कर रहे हो तो केयरफुली डील किया जाए, दोनों एक चीज़ नहीं होती, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, मास और वेट। उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर बनेगा कि वॉल्यूम जो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक स्पेस होता है, एक स्पेस जिस स्पेस को किसी मैटर ने ऑक्यूपाई किया होता है, ये हम कह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैंने इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो स्पेस के हिसाब से मेरा वॉल्यूम निकल सकता है, इस मार्कर का वॉल्यूम निकल सकता है। तो जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक अमाउंट ऑफ स्पेस है जो किसी सब्सटेंस के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है। तो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय सब्सटेंस, amount of space occupied by substance। तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे ये क्या है, एक वॉल्यूम है। SI यूनिट इसकी जो है वो मीटर की क्यूब है, क्योंकि मीटर के अंदर, एक मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर अमाउंट होता है। तो लिक्विड को जब डील किया जाता है तो वो मल्टीपल लीटर्स के अंदर डील किया जाता है, इसलिए 1 मीटर क्यूब जो इसकी SI यूनिट बनाई है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा माइक्रो और मेगा लेवल पर काम होता है। मेगा पे तो ये आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 लीटर का अमाउंट है। तो मोस्टली 1000 लीटर के अंदर नॉर्मली 1 लीटर से 1000 लीटर के बीच में ये क्वांटिटी आ जाती है। माइक्रो लेवल पे वही कंडीशन है, माइक्रो लीटर, नैनो लीटर, जो भी हम क्वांटिटी लेके चलते हैं, लेकिन वो SI यूनिट नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें लीटर SI यूनिट नहीं है, इसमें मीटर की क्यूब SI यूनिट है। ये भी कंफ्यूजिंग रहती है कई बार। हम नॉर्मली वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो लीटर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर SI यूनिट क्या रहेगी, इसकी मीटर की क्यूब रहेगी, न कि जो है लीटर वगैरह की इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाएगा। अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स के इक्वलेंट वो मानी जाती है। बाकी यूनिट भी इस्तेमाल की जाती हैं। लेबोरेटरी के अंदर स्मॉल यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब ये इस्तेमाल होते हैं। लेबोरेटरी में क्या होगा, आप सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से काम करोगे, डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से काम करोगे, क्योंकि वहाँ पर फ्लास्क होंगी, फ्लास्क वगैरह में इसको मेजर किया जाता है। और लैब के अंदर जो है ये ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी के अंदर किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन को जब मेजर करना होता है तो वहाँ पर मेनली 3-4 डिवाइस वहाँ पर होते हैं, 3-4 लैब इंस्ट्रूमेंट, लैब इक्विपमेंट होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लैब इक्विपमेंट वहाँ पर होते हैं जिससे उसको मेजर किया जाता है। सबसे पहला एक होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये जो सिलेंडर होता है इसमें लैब में वॉल्यूम जब मेजर करना हो 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, तो सिलेंडर की शेप में एक इक्विपमेंट होता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं सारे के सारे। तो उसमें क्या होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो उसमें लैब में होती है ब्यूरेट,
नंबर 2 पे लैब में इस्तेमाल होती है ब्यूरेट। ब्यूरेट ब्यूरेट क्या होती है, वही भी एक इक्विपमेंट है वॉल्यूम को मेजर करने का, लेकिन वो थोड़ा सा जो है सिलेंडर से कम ml को मेजर करता है। और टाइट्रेशन एक टेक्निक होती है केमिस्ट्री के अंदर, टाइट्रेशन के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशन वाली टॉपिक के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जो है ड्रॉप वाइज कोई वॉल्यूम को अगर यूज करना है किसी मेथड के अंदर, किसी क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर, टाइप के अंदर, तो वहाँ पर उसका ब्यूरेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसमें भी मेजर कर सकते हो, स्मॉल वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हो। तीसरा उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है पिपिट होता है, वो पिपिट वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम मेजरमेंट, माइक्रोलीटर को मेजर कर सकते हैं इसके अंदर। तो पिपिट्स जो है वो दो तरह की होती है, एक तो मशीन टाइप में पिपिट होती है, यानी डिजिटल पिपिट बोल देते हैं उसको, और दूसरा जो पिपिट है वो ग्लास की भी होती है। आपने मिल्कमैन के पास वो देखा होगा, मिल्कमैन के पास जो दूध का सैंपल वो लेता है, एक कांच की एक पाइप सी होती है, बीच से मोटी होती है, वो साइडों से थोड़ी पतली होती है, उसमें वो 1 ml के आसपास जो है मिल्क का सैंपल लेता है, और सैंपल जो इस्तेमाल करता है उसको पिपिट बोलते हैं। तो पिपिट स्मॉल वॉल्यूम, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। डिजिटल जो पिपिट है वो और भी ज़्यादा इस्तेमाल स्मॉल वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे माइक्रोलीटर, मिलीलीटर्स, उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा जो चीज़ होती है हमारी लैब के अंदर, फ्लास्क होती है। फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोल देते हैं इसको। तो फ्लास्क ये 2 लीटर 3 लीटर वॉल्यूम्स अगर जिस एक्सपेरिमेंट में जरूरत होती है वहाँ पर फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, उस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मेथड आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है, 5 लीटर 10 लीटर तक भी पहुँच जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो वहाँ जब डिस्टिलेशन की जाएगी तो उस फ्लास्क, वहाँ पर फ्लास्क का इस्तेमाल होगा, वहाँ ना पिपिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमाउंट बहुत कम होती है, बहुत लो अमाउंट होती है, तो फ्लास्क का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाएगा। तो लैब के 4 इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करते हैं, वॉल्यूम को आपस में अमाउंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजर करते हैं और इनका इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन 3rd थी, वॉल्यूम। नंबर 4 पे हमारी आज डेफिनेशन आएगी डेंसिटी। नंबर 4 पे डेंसिटी। डेंसिटी पहले बता चुके हैं, मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का मास और वॉल्यूम को रेशो कर दोगे तो क्या निकल आएगी, वो डेंसिटी निकल आएगी। तो मास बाई वॉल्यूम, यानी किसी चीज़ के अंदर अगर मान लीजिए 5 किलोग्राम मास है और उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो 3 मीटर क्यूब है, ये मान लेते हैं। 5 किलोग्राम का उसका मास है और 3 क्या उसके अंदर मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो 5/3 जो क्या आ जाएगी, इसकी डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट फैला हुआ है। जैसे अब ओशियंस की बात मैं कर लेता हूँ। ओशियन अगर यूनिफॉर्मली है पूरे ओशियन के अंदर, वैसे तो नहीं होता यूनिफॉर्मली, कहीं पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर डेंसिटी कम होती है। सॉल्ट कंसनट्रेशन वहाँ पर मैटर करती है। जहाँ सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्ट ज़्यादा होगा पानी के अंदर, वहाँ की डेंसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और जहाँ पर सॉल्ट कम होगा वहाँ पर उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ओशियन के एक रीजन की बात हम कर लेते हैं, उस रीजन के अंदर से एक बूंद निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर आप उस बूंद की डेंसिटी को चेक करोगे और उस ओशियन के पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी को चेक करोगे, दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि बूंद आपने निकाल ली है, बूंद का मास कम है, बूंद का वॉल्यूम कम है। अगर मान लीजिए मैं कुछ टाइम के लिए बात करता हूं, यही वैल्यू 5 ग्राम और मैं मान लेता हूं 3 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ले लेता हूं। अगर मैं यही वैल्यू 5 ग्राम और 3 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ले लेता हूं, ऐसा कोई सब्सटेंस है जो 5 ग्राम का है और 3 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो भी डेंसिटी कितनी आएगी, 5/3 आएगी। और 5 किलोग्राम है और 3 मीटर क्यूब है, तो भी डेंसिटी कितनी आएगी, 5/3 आएगी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी साइज के ऊपर मैटर नहीं करती। अगर आप मास और वॉल्यूम को इक्वली लेके चल रहे हो, वैल्यू में इक्वली लेके चल रहे हो, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू दोनों की 5 है
और दोनों की वैल्यू यहाँ पर 3 है। आप इस फॉर्म में लेकर चल रहे हो। अब यूनिट की बात मैं वहाँ नहीं कर रहा, बड़ी यूनिट है कि छोटी यूनिट है वहाँ की बात नहीं है। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेंसिटी हमेशा हर चीज़ की जो सेम रहती है, यानी बूंद की डेंसिटी, बूंद का कितना गाढ़ापन है ये हम कह सकते हैं, और समुद्र का भी गाढ़ापन उतना ही होगा क्योंकि समुद्र का ही पार्ट में बूंद होती है। उस प्रकार से क्या होगा, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट है पर यूनिट वॉल्यूम। एक दिए गए वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम डेंसिटी बोल देते हैं। और जो केमिस्ट होता है, केमिस्ट को हमेशा मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, मेडिसिन का यूज़ करना होता है, और मेडिसिन हमेशा अमाउंट में कम होती हैं। तो उसके अंदर जब भी फार्मासिस्ट जो होता है, केमिस्ट जो होता है, उसको जब भी कोई मेडिसिन बनानी होती है तो उसके अंदर वो ये ध्यान रखता है कि बेसिक्स मटेरियल कितनी है उसके अंदर, और दवाई का रेशियो कितना डालना है उसके अंदर, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ है, इसको वो विशेष ध्यान रखता है। सपोज कीजिएगा कि ये कोई उसका इंस्ट्रूमेंट वो है, इक्विपमेंट कह लो एक प्रकार से, उसके अंदर जो बेसिक मटेरियल है, जैसे हम किसी टैबलेट की बात कर लेते हैं तो नॉर्मली ये मानते हैं कि वो राइस की मिलके बनी होती है, राइस उसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइस की अमाउंट प्रेजेंट होती है उसके अंदर। तो राइस जब इस्तेमाल होती है तो ये राइस तो क्या होगी, बेसिक चीज़ है जो जिसके अंदर हमारी जो मेडिसिन है वो डिजोल्व होगी। अब इसमें क्या होगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगा, मेडिसिन का इस्तेमाल इसके अंदर करेगा, और इसके अंदर क्या करेगा, वो डिजोल्व कर देगा। अब क्या होगा, वो इस बात का विषय जान, अब मिक्स कर देगा इसको, और इस बात का विषय जान रखता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये एक ही जगह पर इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होगी कि जब इससे मेडिसिन बनाई जाएगी तो इस रीजन के अंदर मेडिसिन कम जाएगी, और इस रीजन के अंदर क्या होगी, मेडिसिन ज़्यादा चली जाएगी, तो उसका अमाउंट वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रकार से मैटर का क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। इस प्रकार से उसको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक डेफिनेशन और इसकी बन जाती है कि ये एक बात का और बताती है कि कितने क्लोजली पैक्ड हैं वो मटेरियल, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक उसके अंदर हुए हैं। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं उसके जो मॉलिक्यूल हैं सब्सटेंस के अंदर वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हुए हैं। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो हम ये कहेंगे उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं और ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हुए हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है डेंसिटी की रहती है। डेंसिटी इस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। लो लेवल पे ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से मेजर की जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और बड़े अमाउंट के अंदर ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से मेजर की जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है वह है टेम्परेचर, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। टेम्परेचर जो है, वैसे तो हम कल पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रकार से हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है कि कोई सब्सटेंस कितना गर्म है, कितना ठंडा है। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। जैसे मान लीजिए कोई हम दो सैंपल ले लेते हैं, ये सैंपल ले लेते हैं, तो इसमें खेल एनर्जी का होता है। जैसे सैंपल ए और सैंपल बी जो हमने लिया है, हमने सैंपल ए के अंदर कोल्ड वाटर ले लिया और सैंपल बी के अंदर जो है हॉट वाटर ले लिया। सैंपल ए के अंदर कोल्ड और सैंपल बी के अंदर हॉट वाटर ले लिया। नॉर्मली साइंस ये कहती है कि हॉट वाटर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और कोल्ड वाटर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो डेफिनेशंस यहाँ पर इस तरह से बनाई गई है कि ये एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। अब सीधी सी बात है, गर्म अगर मॉलिक्यूल होंगे तो उसके जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे होंगे, उसके अंदर ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे होंगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², यानी वो वेलोसिटी के ऊपर क्या करती है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो हॉट के अंदर जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम ये कहेंगे कि वो उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो सकता है। या फिर ये भी कह सकते हैं जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, एक प्रकार से जो वो एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है कोई मटेरियल, तो उसमें क्या होगी, उसके अंदर काइनेटिक उसका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा होगा। जिसमें एनर्जी कम ऑब्जर्व होगी, कम से कम एनर्जी होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। साइंटिफिकली डेफिनेशन ये रहेगी इसकी कि it measure the kinetic energy of the particle in a solution
इन अ मटेरियल इज नोन एज द टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। तो मापने के 3 इंस्ट्रूमेंट थे, कल डिस्कस कर चुके हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन और जो है सेल्सियस। और इंटरनेशनली जो इस्तेमाल किया जाता है वो केल्विन है, वो बता चुके हैं कल हम। आज जो इस टॉपिक के अंदर बताने का है वो ये है कि इनके स्केल्स कैसे काम करते हैं। इनके स्केल्स का मतलब ये है, एक स्केल्स तो मैंने कल बता दिया था आपको कि अगर केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन दिखाना है तो 273 का रिलेशन रहता है। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये तो कल बता दिया था हमने। आपका अगर 5 या आपका डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन निकालना हो तो 273 के अंदर 5 को ऐड कर दो तो 278 जो है वो केल्विन आ जाएगा। तो ये तो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन आप में आ जाता है। एक होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन, तो वो क्या रहता है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये जो रिलेशन है ये है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर रिलेशन जो दिखाया हुआ है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, ये उस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। और इस रिलेशंस की एक रोचक बात ये होती है कि इसमें एक टेम्परेचर आता है -40 डिग्री, जो कि फ़ारेनहाइट के अंदर भी वही रहता है और सेल्सियस के अंदर भी वही रहता है। कैसे रहता है वो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पुट करते हैं फ़ारेनहाइट -40 इज इक्वल टू 9/5 इंटू -40 प्लस 32। ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग डिग्री के अंदर इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा 5 1 5, 5 8 40, तो -8 -40 इज इक्वल टू -72 और प्लस 32, और -72 प्लस 32 -40 इज इक्वल टू -40। तो ध्यान रखना है -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो केल्विन के अंदर और फ़ारेनहाइट के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरी तरह से बात करें तो सेल्सियस के और फ़ारेनहाइट के अंदर सेम रहता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर सेम रहता है। सेल्सियस के अंदर जो क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि सेल्सियस टेम्परेचर की रीडिंग की बात करता हूं, सेल्सियस में जो आपका थर्मामीटर होता है उसके अंदर रीडिंग होती है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक की। मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा, मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर जो रीडिंग होती है वो होती है 0 डिग्री से सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक रीडिंग को शो कर सकता है, जो ये बड़े साइज का होता है थोड़ा सा, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल जो है वो 38-40 तक काम करता है, 40 डिग्री तक काम करता है, क्योंकि इंसान का टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाद अगर वो बढ़ता है तो 40 मैक्सिमम रहता है, तो डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। 40 से अगर वो हो जाता है तो उसको मेजर करने की जरूरत नहीं रहती। तो उसमें क्या होगा, उसमें 40 तक मेजर करेगा क्लिनिकल जो थर्मामीटर होगा, लेकिन जो थर्मामीटर लेबोरेटरी में होगा उसमें वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक काम करना पड़ता है, कई इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कई लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो वहाँ की जो रीडिंग होती है 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बनती है। इसी पैरामीटर को अगर आप फ़ारेनहाइट में लेके आओगे तो आप यहाँ पर इसका सेल्सियस का जो वैल्यू है वह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो वो लगभग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, आई थिंक यही है, वहाँ तक इसको मेजर करता है। इतने रीडिंग जो है वो किस में आएगी, आपकी फ़ारेनहाइट के अंदर आएगी। और इसके हिसाब से 37 जो डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर जो है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि बुखार शो हो चुका है। तो 98.6 तो नॉर्मली रहता ही है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो उसके बाद अगर बढ़ता है, अगर 1.4 और बढ़ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आती है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसके अंदर रीडिंग ये रहेगी 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक। तो इसमें आप फॉर्मूले के अंदर रख के इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी जो रीडिंग है टेम्परेचर की वो है केल्विन टू फ़ारेनहाइट। केल्विन टू फ़ारेनहाइट, तो केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूले में 5/9 वैसे का वैसा रहेगा, पर ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी, F प्लस 4
59.67 ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये ध्यान रखना है, केल्विन से फ़ारेनहाइट के अंदर आप इस फॉर्मूले से बदलोगे 5/9 होल ब्रैकेट फ़ारेनहाइट प्लस 459.67। तो इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो 3 रीडिंग थी, ये रिलेशन थे। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है आप तीनों तरीके से चेंज कर सकते हो, केल्विन टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन टू फ़ारेनहाइट। आप तीनों पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ये भी रहता है कि टेम्परेचर जो है इन तीनों के अंदर केल्विन को क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। जैसे मैं अगर ग्राफ की बात करता हूँ, केल्विन अब 3 रीडिंग हमारे पास थी, उसके अंदर केल्विन को ही क्यों सबसे अच्छा माना गया, क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया उसको। तो केल्विन का एक्सेप्ट करने का रीज़न यही है कि मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और उस ग्राफ के अंदर यहाँ से मैं एक टेम्परेचर ग्राफ लेके आता हूँ, किसी डिग्री सेल्सियस का है और ये ग्राफ जो है केल्विन का है, ऐसे मान सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री बनेगा तो वहाँ पर रीडिंग क्या रहेगी इसकी 273 केल्विन रहेगी। उसके बाद घटाते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, पर नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ जाते जाते नेगेटिव में कुछ टेम्परेचर होगा जहाँ पर 0 डिग्री केल्विन ये बन पाएगा। 0 से नीचे जा सकता, 0 तक लेके जाना ही बहुत मुश्किल बात है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि थर्मोडायनेमिक का थर्ड नियम ये कहता है कि किसी भी टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन तक लेके जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, जो लैब के अंदर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है वो जो है पहुंचता है, उसके लिए बहुत स्टेप की जरूरत होती है, जो कि फिर भी नॉर्मली क्या होता है, अनअटेनेबल होता है, उसको अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर्मूला ने बोल दिया कि अगर आप 0 डिग्री केल्विन तक जाओगे तो सेल्सियस में क्या आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर पहुंच जाएगा इस ग्राफ के अंदर। तो सेल्सियस में नेगेटिव पहुंच जाएगा और केल्विन के अंदर वो 0 डिग्री केल्विन पहुंच जाएगा। तो एक तो बात है कि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और सेल्सियस जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। और केल्विन को ही एक अच्छा स्टैंडर्ड माना गया है क्योंकि वो छोटी रीडिंग को भी वो शो करता है। अब 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर 274 केल्विन का पैरामीटर रहता है। तो आप ये देखिएगा कि एक 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर 274 रीडिंग दे देता है और एक रीडिंग के अंदर एक ही पैरामीटर देता है, तो कौन सा अच्छा होगा, 274 टाइम्स उसको बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए क्या होगा, केल्विन को इंटरनेशनली क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो टेम्परेचर है बिलो 0 पॉसिबल ही नहीं हो सकता सेल्सियस के अंदर, बट केल्विन के अंदर क्या होगा, वो 0 तक पॉसिबल हो सकता है, बिलो 0 तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये आज की कुछ टर्म्स थी जो इस्तेमाल की गई है इसके अंदर। उसके बाद एक थोड़ा टॉपिक और है इसके अंदर जो हम यहाँ पर 6 में थोड़ा सा पॉइंट को रख लेते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब ये रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होगा, ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि हर एक देश के अंदर मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता है और नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी इंडिया में काम करती है जो मेजरमेंट का ध्यान रखती है। और वो बताया था हमने कि 2026 के अंदर एक नए पैरामीटर को लेकर आने की खोज हो रही है। उसमें हमने बताया था कि किलोग्राम का जो मेजरमेंट है वो लगभग ये मान लो कि प्लैटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक होता है जो मेजर करता है 1 किलोग्राम के हिसाब से, वो प्रोटोटाइप तैयार किया गया है वहाँ पर। इसमें रेफरेंस पॉइंट में ये होता है कि आपको एक रेफरेंस वैल्यू लेकर चलनी पड़ेगी अगर आपको बाकी चीज़ों को मेजर करना है। जैसे आपको 5 किलोग्राम चीज़ को वे करना है, तोलना है उसको, तो आपके पास 1 किलोग्राम का पैरामीटर होना चाहिए। आप उस 1 किलोग्राम का इस्तेमाल 5 बार करके 5 किलोग्राम को तोल सकते हो। 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम वो रेफरेंस पॉइंट है जिसके मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से आप उस बाकी अमाउंट को मेजर कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, आप उसके हिसाब से उसका हाफ वेट अगर इस्तेमाल करोगे तो हाफ किलो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको 2 किलोग्राम इस्तेमाल करना है 2 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा,
वो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके हिसाब से क्या होगा कि साइंटिस्ट हमेशा एक्यूरेसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक्यूरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्लेटिनम इरिडियम का इस्तेमाल क्यों किया गया था? ताकि वो कोरोइड ना हो, जंग ना लगे, लंबे समय तक टिका रहे, उसके अंदर वेट का मास का चेंज ना आए, चेंज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन फिलहाल टेक्निक ये इस्तेमाल की गई है कि आप मॉलिक्यूल लेवल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमने कल पढ़ा था मोल कंसेप्ट के अंदर थोड़ा सा, कि एक मोल के अंदर 6.022 10 to the power 23 ये नंबर होता है एक मोल के अंदर। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हो, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर। तो ये मोल कंसेप्ट आया था। वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से हम वेट को काउंट ना करके, मास को काउंट ना करके, हम मॉलिक्यूल्स को काउंट करके उनके वेट के हिसाब से काम करें। जैसे मोल से क्या होगा, आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आप सब्सटेंस के एटम्स की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स हैं उसको काउंट कर रहे हैं। तो एक्सरे टेक्निक एक इस्तेमाल की गई है। किसी इंस्ट्रूमेंट प्रोटोटाइप में से वो एक्सरे निकलेगा और वो एक्सरे की वजह से डिस्प्ले के ऊपर जाके उसकी जो है वो मेजर की जाएंगी, जो एब्सेंस होंगी वहाँ पर, क्योंकि वो प्रोटोटाइप उसको गुजरने नहीं देगा अपने अंदर से, तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ रेडिएशन होंगी। और वो एब्सेंस ऑफ रेडिएशन कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स ने रोका है उसको, उनको काउंट करके डिस्प्ले पे शो हो जाएगी। ऐसा कोशिश करने की कोशिश जो है साइंटिस्ट कर रहे हैं। वो क्या होगा, वो प्रोटोटाइप से और ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये रेफरेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास एक ऐसा मेथड्स इस्तेमाल होगा, आपसे कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू के बारे में बात कर सकते हो, आप वॉल्यूम की बात कर सकते हो, आप मास की बात कर सकते हो, वेट की बात कर सकते हो, टेम्परेचर की बात कर सकते हो। अगर मॉलिक्यूल लेवल पे काम किया जाए तो वो और एक्यूरेट और प्रीशियस डेफिनेशन हमारी बन पाएगी। तो हमें ध्यान रखना है। तो हर चीज़ का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो ये एक्सरे जिसने क्या किया था, एटॉमिक डेंसिटी को चेक करने की कोशिश की है, और अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का के अंदर, जिसमें क्या होगा, इतनी एक्यूरेसी है कि आप 10⁻⁶ के अंदर एक एक्यूरेसी के हिसाब से काम कर सकते हो। इतने मॉलिक्यूल्स में से एक को भी काउंट किया जा सकता है। 10⁻⁶ मॉलिक्यूल अगर आपके सामने है तो एक एक को काउंट किया जाएगा, एक एक मॉलिक्यूल्स का हिसाब लगाया जाएगा वहां पर। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। आप देखते हैं 2026 में इस कॉन्फ्रेंस में क्या रहता है, कुछ नए पैरामीटर लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो बात की बात है। तो ये में ध्यान रखना है कि इस प्रकार से डेफिनेशन जो है वो बढ़ती रहेंगी। और जब ये आ जाएगा एक्सरे वाली कंडीशन, तो फिर ये नहीं रहेगा कि डेफिनेशन बदल जाएगी किलोग्राम्स की। पहले डेफिनेशन क्या थी, ये एक प्रोटोटाइप है प्लेटिनम इरिडियम का, एक फिक्स अमाउंट शो कर दिया गया है कि वो अमाउंट क्या कहलाएगा, 1 किलोग्राम के आसपास माना जाएगा। तो फिर क्या आएगा, फिर एक्सरे के साथ डेफिनेशन बनेगी। जैसे लेंथ की डेफिनेशन को 3 बार बदला गया। पहले कुछ डेफिनेशन दी गई थी, अर्ली एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसके हिसाब से कुछ और डेफिनेशन थी, बाद में एक्सपेरिमेंट और एक्यूरेट हुआ, डेफिनेशन बदल गई, और लास्ट में और थोड़ा सा एडवांस हुआ तो डेफिनेशन और ज़्यादा बदल जाती है। तो ध्यान रखना है कि 2026 के अंदर भी ये कहीं ना कहीं पॉइंट जो है बदलने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान रखना कि रेफरेंस स्टैंडर्ड भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम बाकी क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो हमें ध्यान रखने हैं और समझने हैं। अगली क्लास के अंदर हम आएंगे आपके टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर या साइंटिफिक नोटेशन के साथ। तो तब तक बने रहिए, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।